मैं हूं राजेश यादव। आप देख रहे हैं डी टीवी न्यूज़। आज हमारे बीच में राजेश गुप्ता जी मौजूद हैं, जो अभी अभी प्रयागराज में महाकुंभ का स्नान का नज़ारा देखा, स्नान करके आए हैं। और जो जो है इन्होंने कुंभ का नज़ारा देखा है। कुंभ के बारे में कैसी व्यवस्थाएं हैं, कैसा सिस्टम है कुंभ नहाने का, और आने जाने की क्या व्यवस्था है, किस तरीके से जो है उसका संचालन इस समय सरकार कर रही है। और मैं राजेश गुप्ता जी से पूछना चाहता हूँ कुंभ में कैसी जो कुंभ का नज़ारा है, आपने देखा है कुंभ की व्यवस्थाएं हैं, कैसी व्यवस्थाएं हैं राजेश जी? कुंभ की व्यवस्थाएं कैसी हैं और कैसा सिस्टम है सरकार का? जी राजेश जी। मैं राजेश गुप्ता, जिला से समाजवादी पार्टी कन्नौज से। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। प्रयागराज में जो कुंभ का मेला लगा हुआ है, व्यवस्थाएं तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से जनता, आम जनता 12-12 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर पैदल चल के जा रही है, इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ है। जाम की स्थिति से लेकर ट्रेन फाफापुर स्टेशन, प्रयागराज जंक्शन और संगम जंक्शन से 2-2, 3-3 स्टेशन से पहले ही ट्रेनों का रुक जाना, जनता को ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलना, बड़े बुजुर्ग उतना स्नान नहीं कर पाए। अगर स्टेशन संगम तक जाती तो बड़े बुजुर्ग भी चले जाते, 2-3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता, तो बुजुर्गों का भी जाना और स्नान करना हो जाता। तो भीड़ की वजह से, और 144 साल बाद जो संगम में महाकुंभ का जो मेला लगा है, तो मेला तो बहुत बड़ा है, व्यवस्थाएं भी बहुत बड़ी हैं। बाकी सबसे बड़ी समस्या यही रही कि जनता को बीच बीच में पानी की व्यवस्था हो, और बुजुर्गों के लिए भले ही छोटी बसें लगाई जाएं, बुजुर्ग भी पहुंच जाते। ट्रेन का जो शेड्यूल सिस्टम जो बनाया गया था सरकार के द्वारा, बहुत सी ट्रेनें बंद भी कर दी गई थी, बहुत सी ट्रेनें प्रयागराज और संगम से पहले 2-3 स्टेशन से पहले स्टॉप कर देना, तो वो भी सारी चीज़ें, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। क्या ये जो है आप गए हैं और जो है और लोग जो बुजुर्गों की आपने बात कही है, बुजुर्ग किस तरीके से वहाँ कुंभ में पहुँचे हैं, कैसे वो उन्होंने स्नान किया है, पैदल चल के या किन समस्याओं से बुजुर्गों को गुजरना पड़ा, इसके बारे में बताएंगे? पैदल चल के भी किया है, और सामान ढोने वाली जो ठेलियाँ वगैरह होती हैं, उन ठेलियों पे भी 200 रुपये सवारी के हिसाब से 2-2 किलोमीटर छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद में बाइकर भी लगे हैं, तो बाइक वाले भी बैठाल बैठाल के 500 रुपये सवारी ले रहे हैं। उस हिसाब से 2-2 किलोमीटर बैरिकेडिंग बाई बैरिकेडिंग छोड़ना, तो वो सब चीज़ें चल रही हैं। बाकी कुंभ में प्रयागराज के लोकल के लोग, स्थानीय लोग जाम की वजह से घर से नहीं निकल पाए, वो भी बहुत सारी समस्याएं रही हैं। इससे पहले 2013 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरकार थी, तो कुंभ तब भी लगा हुआ था, तब भी मैं कुंभ नहाने गया था, तो संगम तक ट्रेनें जा रही थी, इस तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं फैल पा रही थी। बड़े बुजुर्ग भी बहुत से लोग संगम में डुबकी लगाने का काम कर रहे थे, सभी को। अच्छा, ये जो अभी हादसे हुए हैं कुंभ में, इस जो है ये कैसे हुए हैं, इसके बारे में क्या जानकारी है आपको? पता किया आपने कैसे ये हादसे हुए हैं, इसका क्या कारण है? हादसा सुनने को मिला है, जब जानकारी मैंने अभी वहाँ पूछा लोगों से, तो पता चला कि बहुत से लोग भीड़ की वजह से बैठ गए थे, थक गए थे, आराम करने लगे थे। तो ये सुनने को मिला कहीं से कोई भगदड़ सी मची, अकस्मात घटना क्या हुई ये तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन इससे पहले 2013 में प्रभारी कुंभ के अखिलेश जी की सरकार में आजम खां जी थे, तो प्रयागराज स्टेशन पे भी घटना हो गई थी कि प्लेटफार्म नंबर की कौन सी गाड़ी किस नंबर पे आ रही है, इस नंबर की गाड़ी उस नंबर पे आ रही है। तो ये पूरा भाजपा वालों ने पूरा घेरने का काम किया था कि अखिलेश जी ने कुंभ कराया है, और इस तरह से ये घटनाएं हुई हैं। तो घटना अब इनके कुंभ मेले में हो गई है। अब इनसे कहा जाए कि आपकी डबल इंजन की सरकार है, ये किसके माध्यम से हो गया, आप ही प्रभारी हो। तो ये सब तमाम सब चीज़ें हैं, ये आकस्मिक घटनाएं कहीं भी किसी भी प्रकार हो सकती हैं। अच्छा, एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी जो है लोगों के सामने आई है, अभी जो ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम रहे हैं, इन्होंने अभी नेताजी पे जो टिप्पणी की है, वो जो है निंदनीय है या सराहनीय है भाजपा के लिए, और जो इस पे काफ़ी आक्रोशित हुए हैं समाजवादी पार्टी के लोग, इस पे क्या कहना चाहिए? डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी को इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। माननीय नेताजी दिल्ली में जब एडमिट थे, इलाज चल रहा था, प्रधानमंत्री जी भी देखने गए थे, योगी जी मुख्यमंत्री जी भी देखने गए थे, यहाँ अपने सैफई में भी आए थे बाबा जी देखने, योगी मुख्यमंत्री जी। और मरणोपरांत किस तरह से उनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बुलाकर राष्ट्रपति भवन में उनको पुरस्कृत किया गया सम्मान देकर। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की टिप्पणी ब्रजेश पाठक जी को करना चाहिए।
अच्छा, ये जो है टिप्पणी को लेके काफ़ी लोग आक्रोशित हुए हैं। तो इसके जो है उन्होंने उस पे मान लो लोगों कहा भी है, और उनका जो सदन चल रहा था उस पे भी जो है हंगामा रहा है, काफ़ी आक्रोशित रहे हैं। और इस तरीके से जो एक पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ टिप्पणी करती है, जो आज हमारे बीच में जो नहीं है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो जो है भाजपा भाजपा पार्टी के लोग हों, जो आज हमारे बीच में नहीं है, और उस पे क्या इस तरीके से अभद्र भाषा और अभद्र टिप्पणी करनी चाहिए थी? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी, ये इनकी मानसिकता है। ये सब चीज़ें जब आदमी इस दुनिया में ही नहीं है और मरणोपरांत उनको पद्म भूषण पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में बुलाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी को दिया जा रहा है, तो मुझे तो नहीं लगता ये बहुत छोटी सी राजनीति करने वालों की ये सब घटिया टिप्पणी लग रही। मुझे तो नहीं लगा कि इस तरह की टिप्पणी करनी चाहिए। 27 में क्या आपकी रणनीति रहेगी? 27 में सरकार लाने के लिए आप लोग कौन सी रणनीति बना रहे हैं? इसके बारे में बताएंगे? 27 के लिए हम लोग अभी से कमर कसे बैठे हैं पूरी तरीके से। जिस तरह से अभी पीडीए का ये सब मीटिंग वगैरह और जिला से लेकर प्रदेश में सब जगह पीडीए का मीटिंग हुई, और माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में जिस तरह से जो भी लाभकारी योजनाएं चली हैं, चाहे वो लैपटॉप की हो, कन्या विद्याधन की हो, चाहे 108, 102, 10-12, 10-90, कोई भी किसी प्रकार की योजना रही हो, सारी योजनाओं को बताना है और समाजवादी पार्टी की सरकार लाना है। बहुत से बेरोजगार किस तरह से पेपर देने जाते हैं, पेपर लीक हो जाता है, वैकेंसियाँ नहीं निकल रही हैं, तमाम समस्याएं हैं, मुद्दे हैं। उन सब मुद्दों को लेकर भी 27 में चुनाव में रहना है, जनता के बीच में जाना है। धन्यवाद राजेश जी, जो आपने अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का जो संकल्प लिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजेश गुप्ता के साथ राजेश यादव, एलडी टीवी न्यूज़ से, धन्यवाद।